साल 1982 बॉलीवुड का एक सुपरस्टार अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में था। फिल्में हिट हो रही थी, नाम था, पैसा था, शोहरत थी और वो सब कुछ था जिसके लिए लाखों लोग पूरी जिंदगी भागते हैं। लेकिन एक दिन उस सुपरस्टार ने अचानक सब छोड़ दिया। फिल्में छोड़ दी, स्टारडम छोड़ दिया, मुंबई छोड़ दी और चुपचाप भारत छोड़कर अमेरिका चला गया। हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के एक रेगिस्तान में जाकर माली का काम करने लगा। लोग हैरान थे। जिस इंसान के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए कभी भीड़ उमड़ती थी, वह अब पौधों में पानी दे रहा था। लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन था वो आदमी जिसकी सिर्फ बातों ने एक सुपरस्टार को अपनी पूरी जिंदगी बदलने पर मजबूर कर दिया? लेकिन कहानी सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं रही। उद्योगपति, राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, विदेशी कारोबारी और यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए हजारों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। उनके अनुयायियों में हॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े भी चेहरे थे और सबसे चर्चित नाम इन्हीं का था, अभिनेता विनोद खन्ना का, जो अपने करियर के शिखर पर फिल्में छोड़कर अमेरिका में बने आश्रम पहुंच गए, जहां उन्होंने सिर्फ एक माली का काम किया। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे देशों से लोग अपना घर परिवार छोड़कर उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने लगे। कई लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, कई लोगों ने अपना परिवार और कुछ लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी तक उसके मिशन में लगा दी। उसके अनुयायियों ने अमेरिका के एक सुनसान रेगिस्तान में उसके नाम पर एक शहर बसा दिया। लेकिन फिर कुछ साल बाद उसी शहर पर जैविक हमले के आरोप लगे। अमेरिकी सरकार हरकत में आ गई। एफबीआई की जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई। 21 देशों ने उस शख्स के प्रवेश पर रोक लगा दी और जब उसकी मौत हुई तो मौत भी उतनी ही रहस्यमय रही जितनी उसकी पूरी जिंदगी। कुछ लोगों के लिए वो एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, कुछ लोगों के लिए खतरनाक कल्ट लीडर, कुछ लोगों के लिए सेक्स गुरु और कुछ लोगों के लिए आज भी एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। उस आदमी का नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन, जिसे दुनिया आज ओशो के नाम से जानती है। लेकिन एक साधारण जैन परिवार में जन्मा यह लड़का आखिर उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जहां दुनिया उसकी हर बात सुनने लगी, और फिर यही दुनिया उसके खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? कैसे अरबों का प्रॉफिट देने वाला उसका साम्राज्य मौत और धोखे के खेल में बदल गया? और सबसे बड़ा रहस्य तो उसकी मौत का है। आखिर क्यों भगवान कहे जाने वाले इंसान के शरीर को किरोसिन तेल डालकर आनन फानन में जला दिया गया? किसने उनकी मौत का समय छुपाया? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं किस्सा कास्ट। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। इस तरह का कंटेंट तैयार करने में हमें गहरी रिसर्च और घंटों की मेहनत लगती है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। और आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्र मोहन जैन। लेकिन घर में सब प्यार से उसे राजा बुलाते थे। यही राजा आगे चलकर दुनिया के लिए भगवान ओशो रजनीश बना। शुरुआती 7 साल तक ओशो अपने माता पिता के पास नहीं रहे। वो अपने नाना नानी के पास उसी कुचवाड़ा गांव में रहते थे। यह गांव मॉडर्न शहरों के चकाचौंध से बहुत दूर था। वहां ना कोई रेलवे लाइन थी, न ही कोई पोस्ट ऑफिस, बस चारों तरफ कुछ पहाड़ियां और एक बहुत ही खूबसूरत सी झील। ओशो अपनी खुद की आत्मकथा में बताते हैं कि उनके नाना नानी उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे। वो उनकी हर जिद, हर इच्छा पूरी करते थे। उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसी खुली छूट ने उन्हें बचपन से एक विद्रोही स्वभाव का बना दिया। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था, लेकिन एक और चीज थी जो उन्हें बचपन से ही अपनी तरफ खींचती थी, और वो थी मौत। गांव में जब भी किसी की मौत होती थी तो वो छोटा सा बच्चा उस सब यात्रा के पीछे पीछे शमशान तक चला जाता था। वो बहुत ही ध्यान से मौत के बाद होने वाले सारे रीति रिवाजों को घंटों बैठकर देखता रहता था। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी बातों में गजब का जादू आ गया। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। लेकिन वो एक जगह टिक कर रहने वाले इंसानों में से नहीं थे। 1960 के दशक में उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और पूरे भारत में घूम घूम कर सामाजिक मुद्दे, धर्म और आध्यात्म पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। तब दुनिया उन्हें ओशो नहीं बल्कि आचार्य रजनीश के नाम से जानती थी। वो बस एक सफेद लुंगी पहनते थे और उनके पास ना के बराबर सामान होता था। उनके हिंदी के प्रवचन इतने दमदार और लॉजिकल होते थे, जो भी सुनता बस सुनता ही रह जाता। वो पुरानी मान्यताओं पर सीधे सवाल उठाते। लेकिन ओशो के प्रवचन का जादू अब सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था। उनकी बातों अब मुंबई की हाई सोसाइटी और जुहू गैंग तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ये बॉलीवुड वाले ओशो तक पहुंचे कैसे?
इस कनेक्शन की सबसे पहली कड़ी थी महेश भट्ट। बात 1971 की है। महेश भट्ट और विनोद खन्ना फिल्म मेरा गांव मेरा देश में साथ काम कर रहे थे। खन्ना उस फिल्म में विलेन थे और भट्ट फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर। बाद में दोनों ने लहू के दो रंग में भी काम किया, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया। उस दौर में महेश भट्ट आध्यात्म की तलाश में इतने डूबे थे कि वो दिन में 5-5 घंटे गेरुआ कपड़े पहनकर ध्यान किया करते थे। विनोद खन्ना ने जब महेश भट्ट को इस तरह देखा तो उनके अंदर भी ओशो से जुड़ने की इच्छा जागने लगी। लेकिन विनोद खन्ना का ओशो के पास जाना सिर्फ एक शौक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा डिप्रेशन और खालीपन था। विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना बताती है कि उस वक्त उनके परिवार में एक के बाद एक कई लोगों का देहांत हुआ। मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो विनोद खन्ना की माता के निधन पर जाकर रुका। अपनी माँ की मौत ने विनोद खन्ना को पूरी तरह तोड़ दिया। उनके भीतर एक ऐसी निराशा पनप गई जिसे कोई हिट फिल्म या कोई भी अवार्ड नहीं भर सकता था। इसी दर्द को मिटाने के लिए विनोद खन्ना ने ओशो के पुणे वाले आश्रम की शरण ली। वहाँ उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, बल्कि उन्हें माली का काम दिया गया। खन्ना ने इसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया। उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की परमिशन थी जो सिर्फ विदेशियों के लिए होती थी। उस वक्त मुंबई के चौपाटी बीच पर भी मेडिटेशन सेंटर होते थे, जहां लोग एक गोल घेरा बनाकर बिना कपड़ों के ध्यान करते थे। लेकिन विनोद खन्ना वहां शरीर के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए गए थे। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला जादू चल रहा था, और पूरी इंडस्ट्री में विनोद खन्ना ही एक इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्हें बच्चन की टक्कर का माना जाता था। दोनों ने अमर अकबर एंथनी और बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। 1978 तक विनोद खन्ना के पास वो सब कुछ था जिसके लिए लोग तरसते थे। बॉक्स ऑफिस का दबदबा था, क्रिटिक्स की तारीफ थी, और स्टारडक्स मैगजीन ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि विनोद खन्ना टर्न्स नंबर 1। लेकिन सफलता के इस चरम पर आकर खन्ना ने जो किया उसने पूरी इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपना पीक करियर और स्टारडम और यहाँ तक कि अपना परिवार सब कुछ त्याग दिया। फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर वो पूरी तरह ओशो के हो गए। एक तरफ विनोद खन्ना ओशो के इतने बड़े भक्त बन गए कि वो उनके पीछे पीछे अमेरिका तक चले गए। दूसरी तरफ महेश भट्ट को ओशो से मोह भंग होने लगा। महेश भट्ट को ओशो के आश्रम में करीब 2 साल बीत चुके थे। वो ध्यान करते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि वो पाखंडी हो गए। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर एक दिन महेश भट्ट ने ओशो की दी गई माला को अपने गले से निकाला और उसे तोड़कर सीधे कमोड में फेंक दिया। महेश भट्ट ने उस माला को डॉग कॉलर यानी कुत्ते का पट्टा कहा। जब यह बात पुणे में बैठे भगवान रजनीश के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गए। उस वक्त विनोद खन्ना भी उसी आश्रम में थे। ओशो ने खन्ना के जरिए एक मैसेज भिजवाया। भट्ट बताते हैं कि विनोद खन्ना उनके पास आए, उनकी आवाज बहुत धीमी थी और वो सहमे हुए थे। खन्ना ने कहा, भगवान तुमसे बहुत नाराज है। भगवान ओशो। उन्होंने कहा कि अगर तुमने पर्सनली आकर उनसे माफी नहीं मांगी और वो माला वापस नहीं की तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। महेश भट्ट इस बात पर हैरान रह गए। उन्होंने जवाब दिया कि एक तरफ ओशो अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर डोरे डाल रहे तो तुम उसे आज़ादी दे दो, लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने उन्हें रिजेक्ट किया तो वो किसी गैंगस्टर की तरह मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। ओशो और महेश भट्ट की यह दुश्मनी यहीं नहीं रुकी। ओशो ने अपनी प्रवचन में भट्ट पर खुला पलटवार किया। 1978 में अपने एक टॉक, जिसे द 99 नेम्स ऑफ नथिंगनेस किताब में छापा गया है, उसमें ओशो ने दावा किया कि महेश भट्ट एक औरत के लिए अपना संन्यास त्याग दिया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि परवीन बॉबी थी। ओशो ने कहा कि परवीन महेश से नहीं बल्कि उस रहस्यमय ऊर्जा से आकर्षित हुई जो ओशो की वजह से महेश भट्ट में आ रही थी। लेकिन क्या ओशो को छोड़ने के बाद महेश भट्ट और परवीन बॉबी को उनका सुकून मिला? बिल्कुल नहीं। परवीन बॉबी पैरानॉइड सिक्जोफ्रेनिया नाम की एक भयंकर मानसिक बीमारी का शिकार हो गई। उन्हें भ्रम रहने लगा कि अमिताभ बच्चन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और एफबीआई उन्हें जान से मारना चाहते हैं। महेश भट्ट उन्हें लेकर एक दूसरे गुरु के पास पहुंचे, यूजी कृष्णमूर्ति के पास गए थे। यूजी ने भट्ट को साफ कह दिया कि तुम दोनों का रिश्ता एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर परवीन से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। आखिरकार 1980 में महेश भट्ट ने परवीन को छोड़ दिया। 2005 में परवीन का अंत इतना भयानक हुआ कि उनके सड़ते हुए लाश को पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत भूख से हुई थी। खैर, अब ओशो की जिंदगी पर आते हैं। ये तो बॉलीवुड से जुड़ा किस्सा था। बॉलीवुड के ये स्टार जिस सुकून की तलाश में ओशो के पास गए थे, वो शांति खुद ओशो की जिंदगी से गायब होने वाली थी।
1981 में ओशो अचानक भारत छोड़कर अमेरिका चले गए। आधिकारिक तौर पे उनके आश्रम की तरफ से कहा गया कि ओशो अपनी पीठ के दर्द के इलाज के लिए गए, लेकिन मकसद कुछ और ही था। अमेरिका के ओरेगोन शहर में 64,000 एकड़ का एक बहुत बड़ा फार्म खरीदा गया। इस जगह को नाम दिया गया रजनीशपुरम। यह कोई छोटा-मोटा आश्रम नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर बसाने की तैयारी थी। यहाँ एयर रजनीश नाम की उनकी एयरलाइन शुरू हुई और ओशो के चलने के लिए 97 रोल्स रॉयस कारों का काफिला तैयार हो गया। हजारों सन्यासी आकर इस कम्यून में रहने लगे। उस वक्त विनोद खन्ना भी अपने परिवार और करियर छोड़ के अमेरिका के इसी रजनीशपुरम में पहुंच गए थे। लेकिन रजनीशपुरम में ओशो ने पूरी तरह से मौन धारण कर लिया। वो अपने कम्यून के लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। जैसे जैसे ओशो खुद में सिमटते गए, उनकी सेक्रेटरी आनंद शीला ने पूरे आश्रम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। शीला ने अपना एक प्राइवेट फौज तैयार कर ली थी, जिसके हाथों में AK-47 जैसी मॉडर्न राइफल्स होती थी। कम्यून में इतना डर का माहौल था कि लोगों की जासूसी करवाई जाती थी, उनके फोन टैप होते थे। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि स्थानीय लोगों और आश्रम की भयंकर टकराव शुरू हो गया था। शीला और उनकी टीम पर आरोप लगे कि उन्होंने आसपास के इलाकों के पानी की सप्लाई और रेस्टोरेंट के खाने में एक बैक्टीरिया मिला दिया है। विनोद खन्ना के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। उनकी पत्नी कविता बताती है कि खन्ना अपने बच्चों से मिल नहीं पाते थे और अक्सर फूट फूट कर रोते रहते थे। वो कहते थे कि अगर वो भारत वापस आ गए तो फिर ओरेगॉन जाना मुश्किल हो जाएगा। वो सेट पर जाते, शानदार शॉट देते और अपनी वैन में वापस लौट के फिर से रोते। सितंबर 1985 में जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और पुलिस का शिकंजा कसने लगा, तो आनंद शीला चुपचाप कम्यून छोड़कर जर्मनी भाग गई। इसके बाद ओशो ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी और शीला पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी सरकार ने ओशो को इमिग्रेशन फ्रॉड और कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। भगवान कहे जाने वाले ओशो को हथकड़ियां पहनाई गई। जेल में उनके साथ क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। ओशो के समर्थकों का दावा है कि उन्हें अमेरिका की जेल में थैलियम नामक एक धीमा जहर दिया गया था, जिसने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। आखिरकार अमेरिका ने उन पर भारी जुर्माना लगाया और उन्हें देश से डिपोर्ट कर दिया। नवंबर 1985 में अमेरिका से रिपोर्ट होने के बाद ओशो वापस भारत लौटे। वो दिल्ली आए और फिर अपने कुछ करीबियों के साथ सीधे कुल्लू मनाली चले गए, जहां एक नया कम्यून बसाने की तैयारी थी। लेकिन अमेरिका की नज़र अभी भी उन पर थी। दिसंबर 1985 में ही ओशो के विदेशी शिष्यों के वीजा को अचानक रद्द कर दिया गया और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया। ओशो को मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा। अगले 7 महीने उन्होंने एक वर्ल्ड टूर पर बिताए, लेकिन वो जहां भी जाते, उन्हें एक के बाद एक देशों से जलील करके निकाल दिया जाता। दुनिया के लिए अब वो कोई भगवान नहीं, बल्कि एक बहुत ही विवादित इंसान बन चुके थे। हार कर जुलाई 1986 में वो वापस बंबई आए। यहाँ उद्योगपति सूरज प्रकाश मनचंदा के जूहू वाले बंगले सुमेला में उन्होंने शरण ली, लेकिन वहां भी लोकल लोगों ने इतना भयंकर विरोध किया कि आखिरकार जनवरी 1987 में उन्हें वापस अपनी उसी पुराने पुणे आश्रम में लौटना पड़ा। लेकिन अब वो पुणे आश्रम का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। आश्रम की पूरी बागडोर अब पूरी तरह कुछ विदेशी सन्यासियों के हाथ में आ चुकी थी। इनमें सबसे ताकतवर था कनाडा से आया जयेश, जिसका असली नाम था माइकल ओब्रायन, और ये एक बहुत ही शातिर मनी मैनेजर था। उनके साथ थे ओशो के विदेशी डॉक्टर अमृतो और लीगल सेक्रेटरी आनंदो। यही वो तिकड़ी थी जिसने ओशो को एक अदृश्य जेल में कैद कर लिया। किसी भी पुराने या भारतीय सन्यासी को उनके करीब भटकने तक नहीं दिया जाता था। अब आया साल 1989। यह ओशो की जिंदगी का आखिरी और सबसे मनहूस साल साबित हुआ। इसी साल यह तैयारी शुरू हो गई थी कि अगर ओशो नहीं रहे तो यह करोड़ों का आश्रम और उनके नाम से होने वाली भारी प्रॉफिट का क्या होगा। इस साल भगवान सब भी हटा दिया गया और वो सिर्फ ओशो बन गए। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी, वो कमजोर हो गए थे। लेकिन ओशो की मौत से ठीक 41 दिन पहले इस आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने कई गहरे राज खोल दिए। 9 दिसंबर 1989 को ओशो की सबसे करीबी साथी, जिसका नाम क्रिस्टीना था, अचानक उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 40 साल की थी। आश्रम के इस नए मैनेजमेंट ने दुनिया को बताया कि वो डिप्रेशन में थी और उन्होंने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था। असल में निर्वाणो और जयेश के बीच एक रोमांटिक रिश्ता था और दोनों में अक्सर भयंकर झगड़े होते थे। जब निर्वाणो को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया तो पुलिस और नगर निगम के रिकॉर्ड में जानबूझकर उसका असली नाम छुपाकर अलेक्सा या अलीशा कुछ
लिखवाया गया था। इतना ही नहीं, जिस आश्रम में मौत को एक उत्सव माना जाता था, वहाँ उसका अंतिम संस्कार रातों-रात गुपचुप तरीके से बहुत ही कम लोगों के बीच में कर दिया गया। यह जल्दीबाजी जयेश और अमृतो का ही फैसला था। निर्वाणों की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। निर्वाणो जो है ना, ये क्रिस्टीना का ही नाम था, आश्रम में उसे मिला हुआ था। इसके तुरंत बाद गुपचुप तरीके से 21 सन्यासियों का एक इनर सर्किल बनाया गया, जिसका चेयरमैन जयेश बना और वाइस चेयरमैन अमृतो बनी थी। किसी भी आम सन्यासी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। और फिर वो दिन आया, 19 जनवरी 1990। पुणे के एक मशहूर सर्जन डॉक्टर गोकुल गोकानी को सुबह 12:30 बजे ही उनके घर से आश्रम बुला लिया गया। उन्हें जयेश के दफ्तर में ले जाकर अमृतो ने कहा, ओशो शरीर छोड़ रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर गोकानी को एक कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी लगा दी गई और फोन की लाइन भी काट दी गई। शाम को करीब 5 बजे उन्हें ओशो के बेडरूम में ले जाया गया, जहां ओशो की लाश पड़ी थी। जयेश और अमृतो ने डॉक्टर गोकानी पर दबाव डाला कि उस डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण हार्ट अटैक को लिख दे, ताकि पुलिस कोई केस न करे और पोस्टमार्टम की नौबत ना आए। हैरानी की बात तो यह थी कि डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर गोकानी के क्लिनिक का पता जहां लिखा था, उस हिस्से को भी काट दिया गया था। शाम 5:30 बजे इनर सर्किल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ओशो की मौत का ऐलान हुआ। जयेश ने फरमान सुनाया कि ओशो की यही इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए। कुछ सन्यासियों ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। बुध हॉल में ओशो के शरीर को मुश्किल से 10 से 15 मिनट रखा गया। इसके बाद उन्हें शमशान घाट ले जाया गया। चिता पर मिट्टी का तेल किरोसिन डालकर आनन फानन में जला दिया गया। ओशो की बूढ़ी माँ जब अपने बेटे के शरीर के पास आई, तो फूट फूट कर रो रही थी। वो चीखती हुई एक ही बात कह रही थी, उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। अमृतो जो दवाइयाँ दे रहा था वो ठीक नहीं थी, लेकिन किसी ने माँ की नहीं सुनी। यहाँ तक कि मौत का वक्त जो शाम 5 बजे बताया गया था, वो भी एक झूठ था। इंग्लैंड और जर्मनी में बैठे ओशो के कई सन्यासियों ने बाद में खुलासा किया कि उन्हें तो ओशो की मौत की खबर भारतीय समय के हिसाब से 12 बजे के आसपास ही मिल चुकी थी। इसका सीधा मतलब था कि ओशो की मौत आधिकारिक समय से बहुत ही पहले हो चुकी है। उनकी लाश के साथ आश्रम में कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया। लेकिन ओशो की मौत के बाद जो सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ, वो था उनके अरबों के साम्राज्य और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कब्जा। सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन 23 साल बाद जून 2013 में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने स्पेन की एक अदालत में अचानक से ओशो की एक वसीयत पेश कर दी। इस वसीयत की तारीख थी 15 अक्टूबर 1989। गवाह के तौर पर इस पर उसी जयेश और डॉक्टर अमृतो के सिग्नेचर थे। वसीयत में लिखा था कि ओशो ने अपनी सारी किताबें, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी ओआईएफ को सौंप दी है। लेकिन अगर ऐसी कोई वसीयत सच में थी, तो 1990 में ओशो की मौत के वक्त इसे क्यों छुपाया गया? जब इस वसीयत की फोरेंसिक जांच की गई, तो एक बहुत बड़ा राज खुला। यह वसीयत पूरी तरह से जाली यानी फेक थी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ओशो का जो सिग्नेचर उस पर था, वो हूबहू उनकी 1976 की एक पुरानी किताब से कॉपी पेस्ट किया गया था। भंडा फूटने के बाद ओआईएफ ने चुपचाप अदालत से वो वसीयत वापस ले ली। इधर भारत में ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन के योगेश ठक्कर ने पुणे पुलिस में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पुलिस को ढिलाई बरतने के लिए जमकर फटकार लगाई। ओशो के सगे भाई शैलेंद्र सरस्वती ने मीडिया के सामने आकर उनकी वसीयत को जाली बताया, लेकिन जयेश और अमृतो ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उन्होंने ओशो के आखिरी निर्देशों का बहाना बनाकर पूरे कम्यून का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। जो भी इनर सर्किल का मेंबर उनके खिलाफ बोलता या सवाल उठाता, उसे हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। ओशो के नाम, उनकी बातों और उनकी ध्यान विधियों को विदेशी कंपनियों के नाम पर ट्रेडमार्क करा लिया गया। अगर कोई आम इंसान फेसबुक या यूट्यूब पर ओशो के वीडियोज या फोटोज को डालता, तो उसे तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी जाने लगी। यूरोप की एक अदालत में तो ओआईएफ के वकील ने यहाँ तक कह दिया कि ओशो का ध्यान या अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। यह सिर्फ एक ब्रांड है। जिस इंसान ने ताउन, धर्म और बिजनेस को अलग रखने की बात की, आखिरकार उसी के नाम पे एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट बिजनेस खड़ा कर लिया गया। पुणे के उस ऐतिहासिक आश्रम का नाम बदलकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट कर दिया गया। वहां से ओशो की सारी तस्वीरें हटा दी गई। जयेश के भाई डीआर सी ओब्रायन ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और यहाँ तक कहा कि आश्रम में आने वाले नए युवा एक मरे हुए आदमी की हजारों तस्वीर देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने ओशो की समाधि के अस्तित्व को भी नकार दिया। 2007 में आश्रम की तरफ से बयान आया कि ओशो की जगह को समाधि कहना एक गलती थी।
यह कितनी बड़ी विडंबना है ना, जो इंसान ज़िंदगी भर पाखंड, व्यवस्था और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोही बना रहा, आखिर में उसकी अपनी मौत और उसकी विरासत सबसे बड़े राज और पाखंड का शिकार हो गए। महेश भट्ट, विनोद खन्ना और प्रवीण बॉबी जैसे लोग जिस सुकून की तलाश में निकले थे, वो सुकून खुद ओशो को उनके आखिरी वक़्त में नसीब नहीं हुआ। शायद कुछ राज कभी नहीं सुलझते या उन्हें सुलझने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, यह थी ओशो, उनके कम्युन और बॉलीवुड के उस जुहू गैंग की पूरी कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे थे किस्सा कास्ट। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।